सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2, दादी माँ कहानी, जिसके लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं। पहले अध्याय में हम लोग कविता पढ़े थे। अभी ये दूसरा अध्याय है जो कहानी है। इस कहानी को पढ़ने के पहले जो दादी माँ कहानी है, पूरे कहानी के सारांश को जानेंगे कि पूरे कहानी में होता क्या है। तो देखेंगे कि ये दादी किसकी माँ है। तो कवि लेखक की माँ है। लेखक शिव प्रसाद सिंह की वो दादी माँ है। दादी तो सबके घरों में होती हैं, उसी तरह लेखक शिव प्रसाद सिंह की भी दादी हैं और अपनी दादी के बारे में बताते हैं। लेखक यहाँ क्या कहते हैं। लेखक दादी माँ नामक इस कहानी में लेखक शिव प्रसाद सिंह ने अपनी स्मृतियों में से अपने दादी माँ का चित्रण प्रस्तुत किया है। लेखक को जब अपनी दादी की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वह दादी माँ के स्नेहमयी यादों में खो जाता है। लेखक कहता है, अब चाहे कितनी ही गर्मी, बरसात या बसंत का मौसम निकल जाए, लेकिन मेरा मन सदैव विचलित सा रहता है। जब मेरे शुभचिंतक मित्र मेरे सामने आने वाली छुट्टियों की बात करते हैं तो मेरे सामने अपने पुराने गांव घर की याद उभर आती है और मेरी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताए हर लम्हा याद आता है। मेरी दादी प्रेम और स्नेह की ममता में मूर्ति थी। मुझे क्वार के वो दिन याद आते हैं जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घास के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। वर्षा की हल्की हल्की बूंदों से भीगने के कारण मुझे हल्का हल्का बुखार चढ़ाता था, लेकिन एक दिन ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस समय दादी माँ ने दिन रात मेरी देखभाल की। मेरी दादी गांव की सबसे बुद्धिमान महिला थीं। गांव में किसी के भी बीमार पड़ने पर वह तुरंत इलाज बताती थीं। उन्हें डॉक्टर की तरह नब्ज देखना भी आता था। साथ ही वह साफ सफाई के मामले में भी बहुत सख्त थीं। वह बहुत ही दयालु, दूसरों की सहायता करने वाली महिला थीं। एक बार की बात है जब उन्होंने हमारे ही गांव की एक महिला रामी की चाची को कुछ रुपये उधार दिए थे, जिन्हें वह समय पर लौटा नहीं पाई। दादी माँ उन पर बहुत नाराज हुई। मैंने भी कहा, दादी माँ जाने दो, वह कुछ समय बाद दे देंगी। तब दादी माँ मुझ पर भी गुस्सा करने लगी। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि वही रामी की चाची दादी माँ को ढेर सारी दुआएं दे रही थी। जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा तब उन्होंने मुझे बताया कि दादी ने न केवल उनका उधार माफ़ कर दिया, बल्कि उनकी बेटी की शादी में पैसे देकर उनकी सहायता भी की। इसी घटना से मुझे भी सीख मिली कि हमें भी सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। साथ ही इस घटना ने मेरे समक्ष दादी माँ के कठोर प्रशासनिक स्वभाव के साथ साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर कर दिया। इसके साथ ही मेरी दादी माँ घर के प्रत्येक कार्य में निपुण थीं। घर में कोई भी शादी हो, उनके बिना कोई कार्य समय पर पूरा ही नहीं हो पाता था। दादी माँ मुझे सदैव सबकी डांट से भी बचाया करती थीं। मेरे दादाजी की मृत्यु के बाद घर में आने वाले प्रत्येक समस्या का समाधान उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ किया। इतना ही नहीं, मेरे पिताजी की सहायता के लिए उन्होंने दादाजी की आखिरी निशानी, अपने कंगन भी पिताजी को सौंप दिए। लेकिन ये संपूर्ण मीठी यादें उस दिन टूट गई जब मुझे पता लगा कि मेरी दादी माँ अभी संसार में नहीं रही। ये धुंधली यादें उस पीले और सूखे पत्तों के समान होती हैं जो समय के साथ धुंधली पड़ जाती हैं, लेकिन कभी विस्मृत नहीं होती हैं। तो ये तो दादी माँ जो हमारा कहानी है, उस पूरे कहानी का सारांश है। अब हम कहानी को पढ़ेंगे। किताब में जो हमारी किताब में कहानी है, उस कहानी को पढ़ेंगे। और कहानी पढ़ने के पहले जो भी उस कहानी में कठिन शब्द आए आए हैं, उनको रेखांकित करके उनके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे, हमारा पहला कठिन शब्द है कठिनाई। कठिनाई का अर्थ होता है मुश्किल, परेशानी। सदा, सदा यानी हमेशा। अनमना यानी उदास, बेचैन। शुभचिंतक यानी भला चाहने वाला। सूचना यानी जानकारी। प्रतिकूलता यानी विपरीत स्थिति। बरबस यानी अचानक। शरद जाड़े की ऋतु। शीत ठंडी। स्वच्छ साफ। धुंधली यानी अस्पष्ट। छाया यानी परछाई। हिलोरे लेना
यानी लहराना। सिवान यानी किसी भी सीमा का अंतिम छोर, सीमा, हद जिसको कहते हैं। विचित्र यानी अजीब। गंध यानी महक। जलाशय यानी तालाब। लाई यानी भुने हुए चावल के दाने। आगे देखेंगे दूसरे पेज में। अफसोस यानी पछतावा। हुड़क यानी चाह या इच्छा। ज्वर यानी बुखार। अब हम लोग जहाँ तक कठिन शब्द को रेखांकित किए वहाँ तक कहानी को पढ़ेंगे कि कहानी में होता क्या है। कहानी में क्या होता है देखेंगे। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। लेखक कहते हैं कि अभी उनका उम्र 20 साल का हो चुका है, लेकिन फिर भी जरा सी कठिनाई पर उनका मन उदास हो उठता है। लेखक कहते हैं, मेरी शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेखक कहते हैं उनके मित्र तो उनके सामने आने वाली छुट्टियों के बारे में उन्हें बताते हैं, उन्हें सूचित करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उन्हें घबराने वाला, थोड़ी विपरीत परिस्थिति में थोड़ी सी परेशानी में घबराने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। लेखक कहते हैं, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बस अचानक मेरी आंखों के सामने शरद की शीत यानी शरद ऋतु के ठंडे के मौसम की शीत से ठंडी हवा किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। कहते हैं लेखक कि पर वो सोचते हैं कि जाने दो मैं याद नहीं करूँगा, लेकिन अचानक से उनके सामने क्या होता है, शरद के ऋतु के शीत मौसम की तरह उनके सामने किसी की धुंधली याद सामने आ जाती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। क्वार 12 अंग्रेजी के जैसे 12 महीने होते हैं, उसी तरह हिंदी के 12 महीने से एक महीने का नाम क्वार भी होता है। जैसे क्वार के दिन आ गए, उन्हें कवि लेखक को ऐसा लगता है कि क्वार के महीने आ गए, उन्हें ऐसा लगता है। मेरे गांव की चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर यानी गांव के अंतिम सीमा से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। लेखक कहते हैं कि जो मौसम अभी आए हैं उसमें बरसात के मौसम के कारण दूर से बहकर आए हुए ढेर सारे पौधे आ गए हैं जो सड़कर बदबू फैला रहे हैं। रास रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में यानी झाग भरे तालाबों में धमाके से कूद रहे हैं। सारे जलाशय भर चुके हैं और उसमें जो गांव के लड़के हैं कूद कूद कर धमाके मचा रहे हैं, उधम चौकड़ी मचाकर वे उसमें नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ ये भी हिंदी महीने का एक महीने का नाम है, 12 महीने में से एक महीने का नाम है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, कहते हैं लेखक कि आषाढ़ में ही आम और जामुन मिलते हैं, अगर न मिले चिंता नहीं। अगहन में, ये भी 12 महीने हिंदी के 12 महीने में से एक महीने का नाम है अगहन। अगहन में चिवड़ा, जो चूड़ा आप लोग खाते हैं, चूड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं। चैत के दिनों में, चैत ये भी हिंदी महीने के 12 महीने में से एक महीने का नाम है चैत। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता था। लेखक कहते हैं ये सारी चीज़ें खाने के लिए मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं, दुख नहीं होता, लेकिन गंधपूर्ण यानी बदबूदार झाग भरे जल में कूदने को अगर नहीं मिलता तो उन्हें बड़ा बुरा लगता। मैं भीतर हुड़क कर, बड़ा अफसोस करके हुड़क कर रह जाता था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेखक कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा बुखार, तबीयत खराब होना उन्हें अच्छा लगता था, क्योंकि
इससे उनकी दादी उनका बड़ा देखभाल करती थी और उन्हें क्या-क्या मिलता था खाने के लिए तब सारे दिन? नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। लेखक कहते हैं लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इस बार जो उन्हें ज्वर चढ़ा, बुखार चढ़ा तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उत उतरा रात 12 बजे के बाद। लेखक कहते हैं लेकिन इस बार जो इस दिन जो बुखार चढ़ा वो ऐसा बाकी दिन पहले के समान न था, बल्कि कुछ ज़्यादा था। इतनी ठंड लगे कि रजाई पर रजाई ओढ़ते गए, लेकिन बुखार रात के 12 बजे जाकर उतरता है। तो दादी माँ कहानी के पहले पार्ट में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। शेष अंश को दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे।